इफ़ क्लॉज के बारे में। बेसिकली यहाँ पर केवल इफ़ क्लॉज के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। आपके सामने यहाँ पर जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, जो भी इतनी सारी क्लॉजेस दिखाई दे रही हैं, ये सारी की सारी क्लॉजेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब इफ़ या इफ़ से बनने वाली जो क्लॉजेस होती हैं या इफ़ के जैसे बनने वाली जितनी भी क्लॉजेस होती हैं, उन सभी क्लॉजेस के बारे में एक एक करके बड़ी ही डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर, एडिटोरियल, पैसेज वगैरह समझने के लिए कुछ चीज़ ज़रूरी चाहिए तो वो आपके लिए इफ़ क्लॉज बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा और भी वीडियोस बहुत ही ज़रूरी हैं, वो मैंने बना चुका हूँ, उनकी रेफरेंस अभी मैं दूंगा कि इन चीज़ों को समझने के लिए किन किन चीज़ों को, एडिटोरियल है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है हमारा, या आपके पैरा जंबल्स हैं, या एडिटोरियल है, या इंग्लिश का न्यूज़पेपर है, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हमें ये कॉन्सेप्ट आने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिकली इस वीडियो हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे इफ़ क्लॉज के अंदर, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। इस वीडियो पे हम डिस्कस करें इफ़ क्लॉज के बारे में, जैसे कि इफ़ आई वर का मतलब क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे। कैन और कुड का इफ़ क्लॉज में कैसे यूज़ किया जाता है हम ये देखेंगे। इफ़ आई वर यू का यूज़ कैसे किया जाता है हम ये देखेंगे। इफ़ के साथ पास्ट वुड प्लस इन्फिनेटिव का यूज़ कैसे किया जाता है हम ये देखेंगे। अनरियल पास्ट सिचुएशंस क्या होती हैं हम ये डिस्कस करेंगे। कुड हैव का यूज़ कैसे किया जाता है हम ये देखेंगे। इफ़ ओनली काश के सेंस में कैसे यूज़ किया जाता है इफ़ क्लॉज को हम ये देखेंगे। वुड के साथ इन्फिनेटिव कैसे यूज़ किया जाता है हम ये देखेंगे। इफ़ डॉट 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 व्हेन ये क्या स्ट्रक्चर होता है हम ये देखेंगे। इफ़ इट इज़ ट्रू नाउ दैट ये स्ट्रक्चर कैसे यूज़ होता है हम ये डिस्कस करेंगे। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट क्या होती है ये हम डिस्कस करेंगे। इंसिस्टेंस क्या होता है हम ये डिस्कस करेंगे। इन केस, हैपन टू ये स्ट्रक्चर कैसे यूज़ होगा हम ये देखेंगे। इन केस ऑफ का यूज़ कैसे यूज़ किया जाता है ये देखेंगे। इफ़ की जगह पर इन केस ऑफ का भी यूज़ किया जाता है हम ये देखेंगे। इफ़ आई वॉज या वर टू का यूज़ कैसे किया जाता है हम ये देखेंगे। इफ़ इट वॉज या इफ़ इट वर नॉट फॉर का यूज़ कैसे किया जाता है हम ये देखेंगे। इफ़ को कैसे हटाया जाता है, कैसे ओमिट किया जाता है हम ये देखेंगे। इफ़ सो एंड इफ़ नॉट इनका स्ट्रक्चर का यूज़ कैसे किया था हम ये देखेंगे। एक्स्ट्रा नेगेटिव का कैसे यूज़ किया था हम ये देखेंगे। इफ़ डॉट 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 देन ये स्ट्रक्चर कैसे यूज़ होता है हम ये डिस्कस करेंगे। इफ़ का मीनिंग इवन इफ़ का मीनिंग कब कन्वे करता है हम ये देखेंगे। एडमिटिंग फैक्ट्स इफ़ विद इफ़ ये स्ट्रक्चर कैसे यूज़ होगा हम ये देखेंगे। इफ़ मीनिंग आई एम सेइंग दिस इन केस, इफ़ का मीनिंग आई एम सेइंग दिस इन केस, इस तरह से इसका मीनिंग कैसे कन्वे होगा हम ये देखेंगे। इफ़ का मीनिंग ऑल्दो कैसे निकलेगा हम ये देखेंगे। वुड इन बोथ क्लॉजेस, वुड का यूज़ दोनों क्लॉजेस में कैसे हो सकता है या नहीं हो सकता है हम ये देखेंगे। अनलेस का यूज़ कैसे होगा हम ये देखेंगे। व्हेन अनलेस कैन नॉट बी यूज, और अनलेस का यूज़ कब नहीं किया था हम ये देखेंगे। इन केस और इफ़ में क्या डिफरेंस है, इन दोनों का यूज़ कहाँ पर किया जाता है हम ये देखेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके बड़ी ही बारीकी से डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा अगर मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे रेने मार्टिन की बैच को, ग्रामर की बैच को अगर आप कम्प्लीटली पढ़ना चाहते हो तो आप उस बैच को केवल 499 में पढ़ सकते हो। बेसिकली ये मार्केट में कोर्स जो है, टीचर्स जो हैं 10,000 रुपये से लेकर के 20,000 रुपये तक में पढ़ा रहे हैं, लेकिन सभी लोग पढ़ सकें, सभी लोग तक ये बैच पहुंच सके, इसलिए इस बैच की जो प्राइस है वो मैंने केवल 499 रुपीज़ रखी है। करना क्या होगा आपको, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाना, उपहार क्लासेस सर्च करना, जहाँ पर आपको उपहार क्लासेस बाय सुमित सर नाम का ऐप मिल जाएगा। ये उसका लोगो रहा है, इस ऐप को आप डाउनलोड कर लेना और मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना। ऐप के अंदर ही आपको रेन मार्टिन फुल बैच आपको मिल जाएगा। इसी बैच के अंदर ही आपको डेमो वीडियोस भी मिल जाएंगे। अगर आप डेमो वीडियोस देखना चाहते हो तो वो वीडियोस भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। और इस बैच को आप मात्र 499 में बाई कर सकते हो। अगर आप इस बैच को फुल पढ़ना चाहते हो तो आप इस बैच को 499 में बाई कर सकते हो। अब मैं बता देना चाहता हूँ कि इसके अलावा मैं कौन कौन से ऐसे वीडियोस पढ़ा चुका हूँ।
ऐसी वीडियोस में दे चुका हूँ जो हमारे इंग्लिश के न्यूज़पेपर एडिटोरियल कॉम्प्रिहेंशन के लिए बहुत ही नेसेसरी हैं। जैसे कि नाउन क्लॉजेस, जिसका नाम दूसरा मैंने रखा है डैट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, रिड्यूस एडजेक्टिव क्लॉज, रिड्यूस नाउन क्लॉज, रिड्यूस रिलेटिव क्लॉज, रिड्यूस एडवर्ब क्लॉज और फ्रंटिंग। ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि किसी भी इंग्लिश के न्यूज़पेपर को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। चाहे आपका द हिंदू हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, डेक्कन क्रॉनिकल्स हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, जो भी आपके माइंड में न्यूज़पेपर आ रहा है, उन सभी को समझने के लिए ये टॉपिक आने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इनके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप जा कर के इन वीडियोज़ को सर्च कर लेना और इनको देख लेना, आपकी अंडरस्टैंडिंग एक नेक्स्ट लेवल तक पहुँच जाएगी, मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ। तो आप जाकर इन वीडियोज़ को ज़रूर देख लेना। इसके अलावा एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है ये मैंने बता रखा है। प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेटिव क्लॉज में क्या डिफरेंस है ये मैंने बता रखा है। और नाउन क्लॉजेस क्या होते हैं ये मैंने बता रखा है। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होते हैं, नाउन क्लॉज को एग्जाम्पल से कैसे पहचानते हैं, और एडवर्ब क्लॉज 9 तरह से कैसे काम करते हैं, 9 तरह से पूरे फंक्शन कैसे काम करते हैं, मैंने सारे चीज़ें बता रखी डिटेल में। तो आप जाकर के इन वीडियोज़ को आराम से देख लेना। अगर आप मुझसे बातचीत करना चाहते हो, मुझे फॉलो करना चाहते हो, मुझे कुछ बताना चाहते हो, तो आप सभी जगह मुझे उपहार क्लासेस के नाम से फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कू ऐप, सभी जगह आप मुझे उपहार क्लासेस के नाम से फॉलो कर सकते हो, मुझसे बातचीत कर सकते हो। तो डिस्कस करते हैं इफ़ क्लॉज के बारे में। ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर, साधारण स्ट्रक्चर के बारे में बात करें जो हमें ऑलरेडी मालूम है। द सेम टेंसेस एज विद अदर कंजंक्शंस, मतलब व्हेन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अनरियल सिचुएशंस, जब हम कोई अनरियल सिचुएशन के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं, वी यूज़ द सेम टेंस विद इफ एज with other conjunctions. Present tenses are used to refer to the present, past tenses to the past tense and so on। जैसे कि कहा यह जा रहा है कि अगर हम कोई ऐसी बात बोल रहे हैं जो जर्नल है, तो प्रेजेंट के लिए प्रेजेंट यूज़ करेंगे, पास्ट के लिए पास्ट यूज़ करेंगे। जिस भी टेंस में बातचीत चल रही है उसी टेंस में हम लोग उस चीज़ को यूज़ करेंगे। कंजंक्शन वहाँ पर इफ़ की जगह कोई भी हो सकता है। जैसे कि ऑयल फ्लोट्स, ऑयल जो है वो तैरता है। इफ़ यू पोर इट ऑन वाटर, ऑयल जो है वो तैरता है अगर आप इसको पानी पर डाल देते हो। तो यहाँ पर पोर जो है वो आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फ्लोट्स जो है वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये जनरल ट्रुथ है और ये प्रेजेंट में दोनों सेंटेंस लिखे हुए हैं और इफ़ कंजंक्शन लगा हुआ है। तो ये जनरल फैक्ट है, इसलिए इसको प्रेजेंट में ही रखा जाएगा, कोई अनरियल सिचुएशन ये नहीं है। आयरन गोज रेड व्हेन इट गेट्स वेरी हॉट, आयरन जो है वो रेड हो जाता है जब ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। आपकी बार कंजंक्शन जो लगाया है वो वेल लगाया है। इट डजेंट मैटर कि आप कौन सा कंजंक्शन लगा रहे हो, लेकिन सेंटेंस में जो बातचीत चल रही है अगर वो जनरल फैक्ट है तो वो हमारा प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रखा जाएगा, पास्ट में तो पास्ट में रखा जाएगा, बस वो अनरियल सिचुएशन ना हो बस। तो ऑब्वियसली हमें पता है ये बात कि आयरन को अगर हॉट किया जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म किया जाएगा, तो वो ऑब्वियसली रेड हो जाता है। इफ़ राम डिड नॉट कम टू वर्क यस्टरडे, इफ़ राम डिड नॉट कम टू वर्क यस्टरडे ही वॉज प्रोबेबली इल, अगर राम कल काम करने नहीं आया तो इसका मतलब शायद ये हो सकता है कि वो बीमार हो। तो यहाँ पे कोई अन्य सिचुएशन के बारे में बातचीत नहीं चल रही है। सेंटेंस पास्ट में पहला वाला था तो दूसरा वाला भी पास्ट में लिखा गया है और इफ़ कंजंक्शन लगाया गया है। और जब इफ़ कंजंक्शन स्टार्टिंग में आता है तो दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम लोग कॉमा लगाते हैं, और अगर कंजंक्शन इफ़ बीच में आ गया है या व्हेन बीच में आ गया है तो कॉमा की कोई ज़रूरत नहीं होती है। As Ram did not come to work yesterday, he was probably ill। जैसा कि राम कल काम करने नहीं आया है, हो सकता है शायद वो बीमार था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक्टिव लगा दिया है एस, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है। एस लगा दे, इफ़ लगा दे, दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम निकलेगा।
इफ़ यू डिडंट स्टडी फिजिक्स एट स्कूल यू वॉन्ट अंडरस्टैंड दिस बुक। अगर तुमने फिजिक्स स्कूल में नहीं पढ़ी थी तो तुम इस बुक को नहीं समझ पाओगे। अब की बार क्या हुआ है कि ये बात पास्ट की है कि अगर तुमने फिजिक्स को स्कूल में नहीं पढ़ा था तो तुम इस बुक को नहीं पढ़ पाओगे। ये फ्यूचर की बात चल रही है। ये काम पास्ट में अगर नहीं किया है तुमने तो ये फ्यूचर में ये काम तुम नहीं कर पाओगे। तो ऐसा भी कभी कभी हो सकता है कि कोई पास्ट की वजह से कोई फ्यूचर में काम नहीं हो सकता है, तो ऐसी भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। बिकॉज यू डिडंट स्टडी फिजिक्स एट स्कूल यू वॉन्ट अंडरस्टैंड दिस बुक। क्योंकि तुमने फिजिक्स स्कूल में नहीं पढ़ी थी इसी वजह से तुम इस बुक को नहीं समझ पाओगे। तो ऑब्वियसली ये एक्शन पास्ट का है, जिसका जो रिजल्ट निकल के आ रहा है उसका रिजल्ट फ्यूचर में निकल के आ रहा है कि ये तुम काम नहीं कर पाओगे फ्यूचर में। क्लियर? तो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग चीज़ें निकल के आती हैं और अलग अलग टेंसेस हमारे यूज़ हो सकते हैं अलग अलग सिचुएशंस में। प्रेजेंट टेंस विद फ्यूचर मीनिंग, मतलब हम सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे लेकिन उसका मीनिंग फ्यूचर का निकलेगा। इन एन if clause we normally use present tense to talk about future. This happens after most conjunctions. मतलब कहने का ये है कि जो कंजंक्शंस होते हैं, जो आपके सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, कौन से? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की लिस्ट मैंने बना रखी है ऑलरेडी, आप जाकर चैनल पर देख लेना। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन उपहार क्लासेस सर्च करना, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन उपहार क्लासेस इस नाम से सर्च करना तो आपको सारे कंजंक्शंस मिल जाएंगे। तो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो होते हैं उनकी बात हमेशा हम लोग या तो पास्ट टेंस लिखते हैं या फिर प्रेजेंट टेंस लिखते हैं। तो पास्ट शो करता है और प्रेजेंट जो है वो फ्यूचर को इंडिकेट करता है। ये बात आपको याद रखनी है। वही ये रूल बता रहा है कि कंजंक्शन कोई भी हो लेकिन प्रेजेंट जो आपका टेंस होता है वो फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा होता है। जैसे कि आई विल गिव हर योर लव इफ़ आई सी हर, मैं तुम्हारा प्रेम उस तक पहुँचा दूँगा अगर मैं उससे मिलता हूँ तो। अगर मैं उससे मिलता हूँ तो या अगर मैं उससे मिलूँगा तो आप इस सेंटेंस में यहाँ पर ये वाला क्लॉज जो है इफ़ आई विल सी हर, यहाँ पर विल का यूज़ नहीं करेंगे। इस सेंटेंस का मीनिंग कन्वे जो होगा वो फ्यूचर में ही होगा। अब की बार हमने क्या किया है कि व्हेन लगा दिए इफ़ की जगह पर। आई विल गिव हर योर लव इफ़ व्हेन आई सी हर, तो व्हेन आई विल सी हर ऐसा सेंटेंस हम लोग नहीं लिखेंगे, ये आपको याद रखना है। इफ़ वी हैव फाइन वेदर टुमारो, अगर कल मौसम सही रहता है हमारे लिए या कल मौसम सही रहता है, आई एम गोइंग टू पेंट द विंडो। अगर कल मौसम ठीक रहता है तो कल मैं विंडोज़ को जो है पेंट करूँगा। गोइंग टू पेंट का मतलब कल करूँगा वो काम, फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर आपको विल शेल का यूज़ वगैरह नहीं करना है। एज सुन एज वी हैव फाइन वेदर, जैसे ही वेदर साफ़ होता है, जैसे ही वेदर ठीक होता है, आई एम गोइंग टू पेंट द विंडोज़, तो मैं विंडोज़ को पेंट करना स्टार्ट कर दूँगा। तो जो अपनी ये प्रिंसिपल क्लॉज है इनमें फ्यूचर का टेंस ही फॉलो होगा, भले प्रेजेंट कंटिन्यूस लिखा हुआ है लेकिन मीनिंग कन्वे कर रहा है फ्यूचर का, ठीक है। लेकिन जो कंजंक्शंस वाले सेंटेंसेस हैं इनमें फ्यूचर का सेंटेंस हमें नहीं लिखना है। स्पेशल स्ट्रक्चर्स विद पास्ट टेंस एंड वुड, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं और वुड का यूज़ करते हैं, जो कि अनरियल सिचुएशन को इंडिकेट करते हैं। वी यूज़ स्पेशल स्ट्रक्चर्स विद इफ़ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अनरियल सिचुएशन। जो इफ़ आपका कंजंक्शन होता है हम इसके साथ में स्पेशल स्ट्रक्चर तब यूज़ करते हैं जब हम अनरियल सिचुएशन को इंडिकेट कर रहे होते हैं। थिंग्स दैट प्रोबेबली नॉट हैपन,
ऐसी चीज़ें जो शायद नहीं होगी, यानी कि कोई ऐसी चीज़ें, यानी ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं जो शायद नहीं होगी। सिचुएशन दैट आर अनट्रू इमेजिनरी, कोई ऐसी सिचुएशंस जो कि अनट्रू हैं या इमेजिनरी हैं, काल्पनिक हैं। एंड सिमिलर आइडियाज़, और कुछ ऐसे ही मिलते जुलते आइडियाज़। इन दीज केसेस वी यूज़ पास्ट टेंसेस एंड वुड टू डिस्टेंस आर लैंग्वेज फ्रॉम रियलिटी, और वुड का यूज़ करते हैं इस बात को इंडिकेट करने के लिए कि हम जो बोल रहे हैं उसमें और हकीकत में बहुत अंतर है। कैसे यूज़ करते हैं? इफ़ क्लॉज का यूज़ करते हैं, फिर पास्ट टेंस को यूज़ करते हैं, फिर वुड लगाते हैं अगले सेंटेंस में, और इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। टू टॉक अबाउट अनरियल और इम्प्रोबेबल सिचुएशंस नाउ और इन द फ्यूचर वी यूज़ पास्ट टेंस in the if clause even though the meaning is the present or future। मतलब जब अनरियल सिचुएशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, भले वो प्रेजेंट की हो या फ्यूचर के बारे में बातचीत चल रही हो, ठीक है ना, और उसके साथ में हम लोग वर्ड इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं विदाउट टू दूसरे सेंटेंस में। जैसे कि इफ़ आई न्यू हर नेम, अगर मैं उसका नाम जानता होता, आई वुड टेल यू, तो मैं तुम्हें बता देता। अगर मुझे उसका नाम पता होता तो मैं तुम्हें बता देता, ना तो मुझे उसका नाम पता था, ना मैंने तुम्हें उसका नाम बताया। शी वुड बी परफेक्टली हैप्पी इफ़ शी हैड ए कार, अगर उसके पास कार होती ना तो वो बिल्कुल पूर्ण रूप से खुश होती। ना उसके पास कार थी, ना वो पूर्ण रूप से खुश थी। What would you do if you lost your job? तुम क्या करोगे अगर तुम्हारी नौकरी चली गई तो? ध्यान दीजिए, यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, और इफ़ क्लॉज सेंटेंस के बीच में लिखी हुई है, इसलिए यहाँ पर कॉमा नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर इफ़ क्लॉज बीच में लिखी हुई है, इसलिए कॉमा नहीं है। इफ़ क्लॉज स्टार्टिंग में लिखी हुई है, इसलिए यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है। दिस स्ट्रक्चर कैन मेक सजेशंस साउंड लेस डेफिनेट एंड सो मोर पोलाइट। जैसे कि इट वुड बी नाइस, अच्छा होगा अगर, इफ़ यू हेल्प मी अ बिट विद द होमवर्क, अच्छा होगा अगर तुम मेरी थोड़ी मदद मेरी होमवर्क में कर दो तो। अगर पोलाइटनेस को थोड़ा शो करना होता है तब भी हम इस स्ट्रक्चर को भी यूज़ कर सकते हैं। इट वुड बी नाइस, अच्छा होगा अगर तुम मेरी होमवर्क में मदद कर दो तो। अनरियल सिचुएशन नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये थोड़ा पोलाइटनेस के सेंस में हम लोगों ने यूज़ यहाँ पर किया है। वुड इट बी ऑल राइट इफ़ आई केम राउंड अबाउट 7 टुमारो, क्या अगर मैं कल 7 बजे के आसपास आऊँ तो क्या ये ठीक रहेगा? तो ध्यान दीजिए, कोई अनरियल सिचुएशन के बारे में बात नहीं हो रही है, ये फ्यूचर टाइम को इंडिकेट यहाँ पर किया जा रहा है। तो अभी मैंने बताया था कि ऐसे सेंटेंसेस फ्यूचर टाइम को भी इंडिकेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं वुड, शुड या इस तरह के शॉर्ट फॉर्म को किस तरह से यूज़ किया जाता है। आफ्टर आई एंड वी, शुड इज समटाइम्स यूज्ड विद द सेम मीनिंग एज वुड। आई और वी के साथ में शुड का यूज़ किया जाता है, जिस तरह से वुड का यूज़ किया जाता है सेम उसी मीनिंग में शुड का यूज़ किया जाता है। दिस इज़ नाउ अनयूजुअल इन ब्रिटिश इंग्लिश, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में अब इसका यूज़ चलन ऐसा नहीं माना जाता है, ठीक है ना। एंड हैज़ ऑलमोस्ट डिसअपीयर्ड फ्रॉम अमेरिकन इंग्लिश। जैसे कि इफ़ आई न्यू हर नेम आई शुड टेल यू, अगर मुझे उसका नाम मालूम होता तो मैं तुम्हें बता देता। तो अब यहाँ पर लोग शुड की जगह पर वुड को प्रेफर करते हैं। अब शुड जो है वो रेयर हो गया है, हालांकि शुड भी ठीक है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो यहाँ पर वुड ही आप प्रेफर करना, क्योंकि वुड ही चलता है। अब इस कॉन्ट्रैक्शन को देखिए, आई वुड गेट अप अर्लियर इफ़ देयर वॉज अ गुड रीज़न टू, अगर कोई अच्छा रीज़न होता तो मैं जल्दी उठ जाता। कोई रीज़न अच्छा होता तब तो उठता जल्दी, ना रीज़न अच्छा था ना ही मैं जल्दी उठा। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन जो है वो भी यूज़ किए जाते हैं वुड के सेंस में। अब बात करते हैं इफ़ आई वर, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स का यूज़ कैसे किया जाता है।
वी ऑफन यूज वर इंस्टेड ऑफ वॉज आफ्टर इफ़, यानी इफ़ क्लॉज में हम वॉज की जगह वर का यूज़ करते हैं जब हम आई है या फिर ही वगैरह कुछ ऐसे शब्दों का यूज़ करते हैं तब। दिस इज़ कॉमन इन बोथ फॉर्मल इन इनफॉर्मल स्टाइल, चाहे ये फॉर्मल स्टाइल हो या इनफॉर्मल स्टाइल हो, दोनों में हम वर का यूज़ करते हैं। इन अ फॉर्मल स्टाइल वर इज़ मोर कॉमन देन वॉज एंड मैनी पीपल कंसिडर इट मोर करेक्ट, और काफ़ी लोग इसको सही मानते हैं। हालांकि ये जो टर्म है इसको सब्जेक्टिव मूड का टर्म माना जाता है, ये स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्टिव मूड का सेंटेंस कहा जाता है। जैसे कि इफ़ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता तो, इसका मतलब मैं अमीर नहीं हूँ। अगर मैं अमीर होता तो आई वुड स्पेंड ऑल माई टाइम ट्रैवलिंग, तो मैं अपना पूरा समय ट्रैवलिंग बिताता। ना ही मैं अमीर था और ना ही मैंने अपना समय ट्रैवलिंग में बिताया। इफ़ माई नोज़ वर अ लिटिल शॉर्टर, अगर मेरी नाक थोड़ी छोटी और होती तो आई वुड बी क्वाइट प्रिटी, तो मैं थोड़ा सुंदर और होता या थोड़ी सुंदर और होती। अगर मेरी नाक थोड़ी छोटी और होती तो मैं थोड़ी सुंदर और होती या और थोड़ा सुंदर और होता, जिसने बोला हो उसके लिए। तो ज़रूरी नहीं आई ही है, यहाँ पर नोज़ आ गया है तो कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वर का यूज़ करना है अन्य सिचुएशन के लिए। अब सब्जेक्टिव मूड क्या होता है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुका हूँ जो आपके सामने है। नंबर 1 सब्जेक्टिव मूड के ऊपर नंबर 1 वीडियो मैंने ये बनाया है, नंबर 2 वीडियो मैंने ये बनाया है और नंबर 3 वीडियो मैंने ये बनाया है। इन तीनों वीडियोस में मैंने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जिससे आपका दिमाग घूम जाएगा कि सेंटेंस जो है एक्चुअली में ये सब्जेक्टिव मूड जो होता है वो सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट होता है। इसमें वर्ब जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आती है, वो अपने हिसाब से आती है। जैसे कि ही लिखा हुआ है तो आपके मन में होगा सर गोज़ आएगा, नहीं, ही लिखा है तो यहाँ पर गो आएगा, गोज़ नहीं आएगा। तो ये टेक्निक कहलाती है सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट। तो इसीलिए मैं इसका नाम रखा सब्जेक्टिव वर्ब डिसएग्रीमेंट और उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव मूड। इन वीडियोस को जब टाइम मिले तो आप जरूर देखना जा करके। अब आगे आते हैं, कुड और माइट का यूज़ कैसे किया जाता है। वी कैन यूज़ कुड मीन वुड बी एबल टू, मतलब किसी चीज़ के काम के योग्य होना, और माइट का यूज़ करते हैं वुड परहैप्स, शायद के सेंस में, वुड पॉसिबली, यानी कि शायद के सेंस में हम लोग माइट का यूज़ करते हैं, और किसी चीज़ के योग्य होने के सेंस में हम लोग कुड का यूज़ करते हैं। जैसे कि इफ़ आई हैड अनदर ₹5 लाख, अगर मेरे पास 5 लाख रुपए और होते, आई कुड बाई अ कार, तो मैं एक कार खरीद लेता, मतलब मैं कार खरीदने के योग्य हो जाता। अगर मेरे पास 5 लाख रुपए और होते तो मैं एक कार खरीद लेता, ना 5 लाख रुपए थे ना मैंने कार खरीद पाई। इफ़ यू आस्क्ड मी नाइसली, अगर तुमने मुझे प्यार से पूछा होता, आई माइट गेट यू अ ड्रिंक, तो मैं तुम्हें एक ड्रिंक शायद दे देता। तो यहाँ पर प्रोबेबली का सेंस निकल रहा है, ठीक है, पॉसिबिलिटी का सेंस निकल रहा है, परहैप्स का सेंस निकल रहा है। अब बात करते हैं इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो, एडवाइस देने के सेंस में ये यूज़ किया जाता है। वी ऑफन यूज द स्ट्रक्चर इफ़ आई वर यू टू गिव एडवाइस, एडवाइस देने के सेंस में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश हैज़ शुड और वुड इन द मेन क्लॉज, जो मेन क्लॉज होता है उसमें शुड या वुड का यूज़ करते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में वुड का यूज़ देखने को हमें मिलता है। जैसे कि इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड नॉट या शुड नॉट वरी, तो मैं चिंता बिल्कुल भी नहीं करता। तो अब मैं सही क्या मानूँ सर, तो आप वुड नॉट का यूज़ कर दो, बिल्कुल सही माना जाएगा, ठीक है, इसकी टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। अब बात करते हैं ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर्स के बारे में, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जो साधारण हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। द सेम टेंसेस एज विद अदर कंजंक्शंस, कुछ और कंजंक्शंस देखते हैं जिनमें सेम टेंसेस यूज़ किए जाते हैं। व्हेन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अनरियल सिचुएशन, जब हम अनरियल सिचुएशंस के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं, वी यूज़ सेम टेंसेस विद इफ़ एज विद अदर कंजंक्शन, चाहे इफ़ हो या अदर कंजंक्शंस होते हैं
तो उनके साथ में हम लोग सेम टेंसेस यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी देखा था। प्रेजेंट टेंसेस आर यूज्ड टू रेफर टू द प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ होता है, पास्ट टेंस के लिए यूज़ होता है, और ऐसे ही अलग अलग टेंसेस यूज़ हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि ऑयल फ्लोट्स इफ़ यू पोर इट ऑन वाटर, अगर तुम पानी के ऊपर ऑयल को डालते हो तो ये तैरता है, प्रेजेंट में यूज़ हुआ है। आयरन जो है वो रेड हो जाता है अगर तुम इसको बहुत ज़्यादा गर्म करते हो तो, यानी कि जब तुम इसको गर्म करते हो तो प्रेजेंट में दोनों यूज़ हुए हैं। यदि राम कल काम पर नहीं आया है तो उम्मीद है कि वह बीमार था। जैसा कि कल राम काम पर नहीं कल आया था, तो हो सकता है कि वो बीमार था। अगर तुमने फिजिक्स स्कूल में नहीं पढ़ी थी तो पूरी उम्मीद है तुम इस बुक को नहीं समझ पाओगे। क्योंकि तुमने फिजिक्स स्कूल में नहीं पढ़ी थी इसलिए तुम इस बुक को नहीं समझ पाओगे। हालांकि ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके थे, एक बार मैंने फिर से आपको रिकैपिचुलेट दोबारा से आपको याद दिला दिया है। अब बात करते हैं पास्ट अनरियल सिचुएशन के बारे में। इसमें हम यूज़ करते हैं इफ़ के साथ में पास्ट परफेक्ट टेंस, और मेन क्लॉज भी यूज़ करते हैं वुड हैव के साथ में पास्ट पार्टिसिपल को मतलब पास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। टू टॉक अबाउट पास्ट सिचुएशंस दैट डिड नॉट हैपन, हम ऐसे सिचुएशन के बारे में बात करें जो हुई ही नहीं है, जो कि घटित हुई नहीं है, तो ऐसी सिचुएशंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट और वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। वी यूज़ ए पास्ट परफेक्ट टेंस इन द इफ़ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, एंड वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म इन द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे कि इफ़ यू हैड आस्क्ड मी, अगर तुमने मुझसे पूछा होता, आई वुड हैव टोल्ड यू, अगर तुमने मुझसे पूछा होता तो मैं तुम्हें बता दे तो मैंने तुम्हें बता दिया होता। इसका मतलब तुमने पूछने का काम मुझसे किया नहीं और मैंने तुम्हें बताया नहीं, इसका मतलब ये काम दोनों के दोनों नहीं हुए। इफ़ यू हैड वर्कड हार्डर, अगर तुमने कठिन परिश्रम किया होता तो यू वुड हैव पास्ड योर एग्जामिनेशन, तो तुम अपना एग्ज़ाम पास कर चुके होते। इसका मतलब ना तो तुमने कठिन परिश्रम किया और ना ही तुम पास हुए, दोनों के दोनों काम नहीं हुए। आई वुड हैव बीन इन बैड ट्रबल, मैं बुरी मुसीबत में फंस चुका होता। इफ़ यदि राम हैड नॉट हेल्ड मी, अगर राम ने मदद मेरी ना की होती तो मैं मुसीबत फंस चुका होता। इसका मतलब उसने मेरी मदद कर दी थी उस समय। ठीक है, अब कुड हैव और माइट हैव का यूज़ कैसे करते हैं वो देख लीजिए। कुड हैव का जब यूज़ हम करते हैं तो उसका मतलब होता है वुड हैव बीन एबल टू, किसी काम को करने के योग्य हो जाना। और माइट हैव का मतलब होता है वुड हैव परहैप्स हैव या वुड पॉसिबली हैव, शायद के सेंस में। जैसे कि इफ़ ही हैड रन अ बिट फास्टर, अगर वो थोड़ा और तेज़ दौड़ा होता, ही कुड हैव वॉन, तो वो जीत चुका होता। मतलब वो जीतने के योग्य हो गया होता या जीत चुका होता, या उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती कि वो जीत चुका होता। तो ना तो वो इतनी तेज़ दौड़ा और ना ही वो जीत पाया। इफ़ आई हैड नॉट बीन सो टायर्ड, अगर मैं इतना थका हुआ ना होता, आई माइट हैव रियलाइज्ड वॉट वॉज हैपनिंग। तो कहा जा रहा है कि अगर मैं इतना ज़्यादा ना थका हुआ होता तो मुझे पता चल जाता कि क्या हो रहा था उस समय, तो शायद मुझे पता चल चुका होता। तो माइट हैव का मतलब शायद। क्लियर। अगला प्रेजेंट यूज़, सिचुएशंस दैट आर नो लॉन्गर पॉसिबल, ऐसी सिचुएशन जो अब पॉसिबल नहीं हैं। वी समटाइम्स यूज स्ट्रक्चर्स विद वुड हैव to talk about present and future situations which are no longer possible। मतलब कहने का ये है कि वुड हैव का जब हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं
तो हम फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस की सिचुएशन के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑफ द वे थिंग्स हैव टर्न्ड आउट, कि अब वो चीज़ें उस तरह से नहीं रही हैं। जैसे कि इट वुड हैव बीन नाइस टू गो टू ऑस्ट्रेलिया दिस विंटर बट देयर इज़ नो वे वी कैन डू इट। मतलब इट वुड हैव बीन नाइस टू गो टू ऑस्ट्रेलिया दिस विंटर, कि ऑस्ट्रेलिया जाना इस विंटर में काफ़ी अच्छा होता, लेकिन हुआ क्या, बट देयर इज़ नो वे वी कैन डू इट, लेकिन ऐसा हो नहीं सका, हम लोग ऐसा कर नहीं सके क्योंकि वो सिचुएशन क्रिएट नहीं हो पाई या वो मौका नहीं मिल पाया। ठीक है। इफ़ माई मदर हैड नॉट मेट माई फादर एट ए पार्टी 30 years एगो, अगर मेरी माँ मेरे पिता से 30 साल पहले किसी एक पार्टी में ना मिली होती तो आई वुड नॉट हैव बीन हेयर नाउ, तो मैं शायद यहाँ पर नहीं होता। मतलब तो ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्रिएट नहीं होती, मैं यहाँ पर नहीं होता। अब बात करते हैं इफ़ ओनली, काश के सेंस में। वी यूज़ इफ़ ओनली टू से दैट वी वुड लाइक थिंग्स टू बी डिफरेंट। जब इफ़ ओनली का यूज़ करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि काश कोई चीज़ ऐसी होती जो हम चाह रहे हैं उसके जस्ट ऑपोजिट को चाह रहे होते हैं, कोई ऐसी चीज़ चाह रहे होते हैं कि काश ऐसा हो जाता। इट मीन्स द सेम आई विश, काश के सेंस में, बट इट इज़ मोर एम्फेटिक, तो आई विश से ज़्यादा एम्फेटिक जो है इफ़ ओनली होता है। ठीक है। द क्लॉज विद इफ़ ओनली ऑफन स्टैंड्स अलोन, ये जो इफ़ ओनली जो है आपका, ये अपने आप में अकेला स्टैंड्स कर सकता है विदाउट अ मेन क्लॉज, बिना मेन क्लॉज के अपने आप में अकेला लिखा जा सकता है। टेंस यूज इज़ एज फॉलोज, कैसे किया सकता है वो देख लीजिए। पास्ट टू टॉक अबाउट द प्रेजेंट, या पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं तो प्रेजेंट टेंस के बारे में बातचीत हो रही होती है वहाँ पर। जैसे कि इफ़ ओनली अकेला सेंटेंस लिखा हुआ है। काश आई न्यू मोर पीपल, काश मैं और लोगों को जानता होता, काश मैं और लोगों को जानता होता, मतलब इस समय प्रेजेंट में बातचीत चल रही है, काश मैं और लोगों के बारे में जानकारी मुझे होती। इफ़ ओनली आई वॉज बेटर लुकिंग, काश मेरी लुकिंग जो है वो कुछ और अच्छी होती। वी यूज़ वर इंस्टीड ऑफ वॉज, कैसे? इफ़ ओनली योर फादर वर हियर, काश तुम्हारे पिता यहाँ पर होते तो अच्छा लगता, तो और अच्छा होता, जो भी कुछ यहाँ पर सेंस निकाल सकते हैं आप। अब बात करते हैं वुड प्लस इन्फिनेटिव, जो कि बिना इन्फिनेटिव यूज़ होता है। मैंने मॉडल वर्ब से पढ़ा रखा है कि जो आपके मॉडल वर्ब्स होते हैं वो बिना इन्फिनेटिव, बिना टू के इन्फिनेटिव लिखे जाते हैं, जो कि फ्यूचर के बारे में बात कर रहा होता है। कैसे? इफ़ ओनली, काश इट वुड स्टॉप रेनिंग, काश बारिश रुक जाए, वी कुड गो आउट, तो हम बाहर जा सकें, काश अगर बारिश रुक जाए तो हम लोग बाहर जा सकें, और फ्यूचर की तरफ ये इंडिकेट कर रहा है। इफ़ ओनली समबडी वुड स्माइल, काश कोई हंस सके, काश कोई हंस दे, ये भी हो सकता है इसका अर्थ। पास्ट परफेक्ट, टू टॉक अबाउट पास्ट, अगर आपको पास्ट के बारे में ही बात करना है तो आपको पास्ट परफेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि इफ़ ओनली शी हैड नॉट टोल्ड द पुलिस, काश अगर उसने पुलिस को ना बताया होता तो एवरीथिंग वुड हैव बीन ऑल राइट, तो सब कुछ सही होता। अगर उसने पुलिस को ना बताया होता तो सब कुछ सही होता, लेकिन उसने पुलिस को बता दिया है, इसलिए सब कुछ गड़बड़ हो गया है। इफ़ डॉट 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 विन, ये स्ट्रक्चर क्या है इसको हम देखते हैं। अब ये शो करता है रिजल्ट को, क्या शो करता है? रिजल्ट को। वी यूज़ विल विद विद इफ़ टू टॉक अबाउट वॉट विल हैपन बिकॉज ऑफ पॉसिबल फ्यूचर एक्शन टू मीन इफ़ दिस विल बी द लेटर रिजल्ट। कहने का मतलब अपना ये है कि हम विल का यूज़ करते हैं इफ़ क्लॉज के साथ में। क्यों यूज़ करते हैं? जिसमें हमें एक रिजल्ट दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? इसमें एक पॉसिबिलिटी दिखाई देती है कि
इफ़ दिस विल बी द लेटर रिजल्ट, कि ये बाद में एक रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। कैसे यूज़ होता है वो देख लेते हैं। आई विल गिव यू ₹1,00,000, मैं तुम्हें 1,00,000 रुपये दूंगा। इफ़ आई विन द लॉटरी, मैं तुम्हें 1,00,000 रुपये दे दूंगा अगर मैं लॉटरी जीत जाता हूँ तो। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? विनिंग द लॉटरी इज़ ए कंडीशन, लॉटरी जीतना एक कंडीशन है। इट मस्ट हैपन फर्स्ट, पहले ये जीतना ज़रूरी है। अगर लॉटरी जीती जाएगी तभी 1,00,000 रुपये दिया जाएगा, अगर लॉटरी नहीं जीती जाएगी तो 1,00,000 रुपये नहीं दिया जाएगा। अब अगला देखो, आई विल गिव यू ₹1,00,000 इफ़ इट विल हेल्प यू टू गेट होम, अगर तुम्हारे घर पहुंचने के लिए 1,00,000 रुपये ज़रूरी हैं तो मैं तुम्हें 1,00,000 रुपये दे दूंगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर विल का यूज़ हुआ है। अब बहुत सारे लोगों को ये अजीब लग रहा होगा कि सर इफ़ के साथ में आज तक हम लोगों ने विल लिखा नहीं देखा है। विल आता है, कब आता है? अब वो देखो, द रिटर्न होम इज़ अ रिजल्ट, इट फॉलोज द गिफ्ट ऑफ मनी। अब समझिए, द रिटर्न होम इज़ अ रिजल्ट, कहने का मतलब अपना ये है कि घर पहुंचने में रिजल्ट आपका है। ये क्या है? रिजल्ट है, ठीक है। और ये आपका क्या है? ये आपकी कंडीशन है। अगर इफ़ क्लॉज आपकी रिजल्ट है तो वो अपने साथ में विल ला सकता है। अगर इफ़ क्लॉज कंडीशन है तो अपने साथ विल नहीं लाएगा। इतनी दो बातें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर इफ़ क्लॉज रिजल्ट है, किस चीज़ का रिजल्ट है? कि 1,00,000 रुपये दे दूंगा तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? तुम घर पहुँच जाओगे, इसलिए 1,00,000 रुपये मैं तुम्हें दे दूंगा। अगर ऐसा होता है तो, अगर रिजल्ट ये निकलता है कि तुम घर पहुंच जाओगे तो 1,00,000 रुपये तुम्हें प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि कंडीशन क्या है यहाँ पर कि 1,00,000 रुपये अगर मैं लॉटरी जीतता हूँ तो तुम्हें 1,00,000 रुपये दे दूँगा। तो कंडीशन यहाँ पर है। अगर इफ़ क्लॉज कंडीशन है तो विल नहीं आएगा, इफ़ क्लॉज अगर रिजल्ट है तो विल आ सकता है। तो ये आपको याद रखना है, ऐसी कंडीशंस में इफ़ के साथ में विल आ सकता है, ये आपको याद रखना है। अजीब लगेगा लेकिन ऐसी चीज़ें पॉसिबल होती हैं इंग्लिश में। वी विल गो होम नाउ इफ़ यू गेट द कार, इफ़ यू गेट द कार, वी विल गो होम नाउ, अगर तुम्हें कार मिल जाती तो हम लोग घर पहुंच जाएंगे। तो कंडीशन है ये, कार मिलेगी तभी तो हम लोग घर पहुंचेंगे, अगर कार नहीं मिलेगी तो हम लोग घर नहीं पहुंचेंगे। वी विल गो होम नाउ इफ़ इट विल मेक यू फील बेटर, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हम लोग घर पहुंच जाए तो ये तुम्हें अच्छा लगेगा, तो ये रिजल्ट है। यहाँ पर घर पहुंचने पर अच्छा लगेगा, तो ये रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो जब इफ़ क्लॉज रिजल्ट बन जाती है तो विल का यूज़ कर सकते हैं, कंडीशन बनेगी तो विल का यूज़ नहीं करेंगे। इफ़ इट इज़ ट्रू नाउ दैट, इस स्ट्रक्चर का यूज़ कैसे करते हैं अब हम ये देखते हैं। वी यूज़ विल विद इफ़, हम इफ़ क्लॉज के साथ में विल का यूज़ कर सकते हैं। व्हेन वी आर सेइंग इफ़ इट इज़ ट्रू नाउ दैट, और इफ़ वी नो नाउ दैट, अगर हमें ये चीज़ पता है तो इस सेंस में हम लोग अगर ये स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं तो इफ़ के साथ हम लोग विल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इफ़ रीना वॉन्ट बी हेयर ऑन थर्सडे, अगर रीना यहाँ पर थर्सडे को नहीं होगी तो वी हैड बेटर कैंसिल द मीटिंग, तो हम अच्छा होगा कि हम लोग मीटिंग को कैंसिल कर दें। अब सेंटेंस का मतलब क्या निकला? इफ़ वी नो नाउ दैट, अगर हमें ये पता चल जाए कि रीना बृहस्पतिवार को यहाँ पर नहीं होगी तो अच्छा होगा कि हम लोग मीटिंग को कैंसिल कर दें। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इट इज़ ट्रू नाउ दैट, अगर हमें ये पहले से पता चल जाए कि रीना थर्सडे को नहीं आने वाली तो मीटिंग को पहले से ही कैंसिल कर देंगे। तो इस सेंस में हम लोग यहाँ पर विल का यूज़ कर सकते हैं। इफ़ प्राइसेस विल रियली कम डाउन इन अ फ्यू मंथ्स, अगर प्राइसेस सच में कुछ महीने में नीचे आ जाएंगी। आई एम नॉट गेटिंग टू बाई वन नाउ, तो अब मैं एक नहीं खरीदूँगा। वन का मतलब कोई कार वगैरह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर मुझे ये पता चल जाए कि अगर ऐसा होने वाला है, अगर ऐसी बात सही है, अगर ये बात सच है
कि प्राइसेस कुछ महीनों में नीचे गिरने वाले हैं, तो मैं ये चीज़ नहीं खरीदने वाला हूँ अभी, तो मैं बाद में ख़रीद लूँगा। तो ये चीज़ सही होने वाली है अगर, तो इस सेंस की में अगर हम ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो हम उस कंडीशन विल का यूज़ कर सकते हैं इफ़ क्लॉज के साथ में। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए। वी कैन यूज़ विल आफ्टर इफ़ इन इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम विल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आई डोंट नो, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में, तो यहाँ पर आपका इंटररोगेटिव सेंटेंस था इसलिए यहाँ पर इफ़ लगा हुआ है। तो इफ़ आई विल बी रेडी इन टाइम, आई डोंट नो इफ़ आई विल बी रेडी इन टाइम, मुझे मालूम नहीं है कि क्या मैं समय पर रेडी हो जाऊँगा, समय के दौरान या समय के अंदर रेडी हो जाऊँगा। तो डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं और अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होती है तो इफ़ क्लॉज के साथ में हम लोग विल और शैल का यूज़ कर सकते हैं, ये आपको ऑलरेडी मालूम होगा। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी क्या हम यूज़ कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। जैसे कि इफ़ के साथ में विल का यूज़ कर सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ में। इन दिस केस विल इज़ नॉट अ फ्यूचर ऑक्सिलरी। यहाँ पर जो आपका विल यूज़ होता है वो फ्यूचर ऑक्सिलरी नहीं होता है, बल्कि इसका मतलब होता है आर विलिंग टू, इच्छा होना, इच्छा होने के सेंस में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि इफ़ यू विल कम दिस वे, इफ़ यू विल कम दिस वे आई शो यू योर रूम। अगर तुम इस रास्ते से आते हो तो मैं तुम्हारा रूम दिखा दूंगा या दिखा दूंगी। तो इफ़ यू विल कम दिस वे, तो इफ़ यू आर विलिंग टू कम दिस वे, अगर तुम्हारी इच्छा इस रास्ते से आने की होती है तो मैं तुम्हारा रूम तुम्हें दिखा दूंगी या दिखा दूंगा। तो यहाँ पर विलिंग टू का यूज़ हो रहा है, ठीक है। इफ़ योर मदर विल कंप्लीट दिस फॉर्म, अगर तुम्हारी माँ इस फॉर्म को कंप्लीट कर देती हैं तो आई विल प्रिपेयर हर टिकट, तो मैं उनका टिकट कंप्लीट कर दूंगा या तैयार कर दूंगा या कर दूंगी। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया जा रहा है इन सेंटेंसेस में। वुड कैन बी यूज्ड टू मेक अ रिक्वेस्ट इवन मोर पोलाइट। वुड का यूज़ और ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इफ़ यू वुड कम दिस वे आई विल शो यू योर रूम। अगर आप इस रास्ते से आते हैं ना, मतलब और पोलाइट रिक्वेस्ट है, अगर आप इस रास्ते से आ जाए ना तो मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। तो पोलाइट रिक्वेस्ट में बात करने के लिए हम लोग वुड का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंसिस्टेंस के लिए। किसी को कोई स्ट्रेस वगैरह डालने के लिए, उसको थोड़ा इंसिस्ट करने के लिए कि आप थोड़ा देख लीजिए, मजबूर करने के सेंस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं? स्ट्रेस विल कैन बी यूज्ड आफ्टर विल टू क्रिटिसाइज पीपल्स हैबिट और चॉइसेस। लोगों के हैबिट या चॉइसेस को क्रिटिसाइज करने के लिए हम लोग विल के साथ में, इफ़ के साथ में विल का यूज़ कर सकते हैं। वी कैन सजेस्ट दैट समथिंग इज़ अनलाइकली, कि कोई चीज़ जो है वो अनलाइकली है, कुछ अलग है, और नॉट पार्टिकुलरली पॉसिबल प्रोबेबल, और कोई चीज़ संभावना उसकी कम है। और कभी उसकी संभावना कम है, कब यूज़ करेंगे? जब हम इफ़ क्लॉज के साथ में हैपन टू का यूज़ करेंगे। जैसे कि इफ़ आई हैपन टू रन इनटू राम, अगर मैं राम के पास मिलता हूँ या राम से मेरी मुलाकात होती है तो, जिसकी संभावना कम है। आई टेल हिम, तो मैं उससे कहूँगा टू कॉल यू, कि वो तुम्हें बुला ले, जिसकी संभावना कम है। तो हैपन टू बताता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी कम है। इफ़ यू हैपन टू पास ए सुपर मार्केट, अगर तुम सुपर मार्केट से होकर के जाते हो, सुपर मार्केट का मतलब होता है मॉल वगैरह, ठीक है। परहैप्स यू कुड पिक अप सम एक्स, तो शायद तुम कुछ एक्स जो है पिक कर सकते हो, कुछ एक्स ले सकते हो। तो इसकी पॉसिबिलिटी कम है कि तुम सुपर मार्केट से जाओ और तुम शायद कुछ एक्स वहाँ से ले सकते हो। शुड कैन बी यूज्ड आफ्टर इफ़ इन ब्रिटिश इंग्लिश विद अ सिमिलर मीनिंग। ठीक इसी सेंस में हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश में शुड का यूज़ कर सकते हैं, बट दिस इज़ नाउ अनयूजुअल, लेकिन अभी इसका यूज़ हमें कम देखने को मिलता है। जैसे कि इफ़ आई शुड रन इनटू डैनियल, डैनियल की जगह जिससे नाम मान लो राम है, ठीक है।
तो हैपन टू की जगह हमने शुड मान लिया है, तो शुड भी यूज़ कर सकते हैं और हैपन टू का भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि जो मैं ये बात समझा रहा हूँ आपको अभी यहाँ पर, जो हैपन टू का यूज़ ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बोलचाल में काफ़ी हमें देखने को मिलता है और हमें इंग्लिश के न्यूज़पेपर वगैरह में देखने को काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो हमें वहाँ पर ही फोकस करने के लिए ये चीज़ें सीखनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब बात करते हैं इफ़ आई वॉज या वर, यानी जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके साथ में कैसे यूज़ करेंगे। दिस इज़ अनदर वे ऑफ टॉकिंग अबाउट अनरियल और इमेजिनरी फ्यूचर इवेंट। ये जो तरीका है यूज़ करने का, ये एक और तरीका अनरियल या इमेजिनरी फ्यूचर इवेंट को इंडिकेट करने का। इफ़ द बॉस वॉज या वर टू कम इन नाउ, अगर बॉस इस समय आ जाए तो वी वुड बी इन रियल ट्रबल, तो हम लोग सच में समस्या में फंस जाएंगे। तो देखो, इफ़ द बॉस वर या वॉज टू कम, इसका मतलब क्या हुआ, इफ़ वॉस केम, अगर बॉस आ जाते हैं तो बेसिकली जो वॉज या वर का हम यूज़ करेंगे और टू के साथ में, तो ये अनरियल या इमेजिनरी सिचुएशन के बारे में बात करता है जो फ्यूचर के टाइम को इंडिकेट करता है। ना ही वो आएंगे, मतलब एक इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है माइंड के अंदर कि अगर वो आ गई तो हम लोग सिचुएशन फंस जाएंगे। ना ही वो आए ना ही हम लोग फंसे, बस सोचा जा रहा है। एक और देखिए, वॉट वुड वी डू इफ़ आई वॉज ए वर टू लूज़ माई जॉब, क्या होगा कि अगर मेरी जॉब चली जाए तो। ना ही जॉब गई है और ना ही कुछ हुआ है। क्वेश्चन मार्क इसलिए आया क्योंकि मेन क्लॉज जो है वो हमारी इंटरगेटिव में है। ये भी हमारा अनरियल सिचुएशन के बारे में बातचीत कर रहा है। इट कैन बी यूज टू मेक अ सजेशन साउंड लेस डायरेक्ट और सो मोर पोलाइट। अगर हम यहाँ पर शुड का यूज़ करते हैं, अगर हम यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं तो कुछ मोर पोलाइट के सेंस में हम लोग इसका यूज़ और कर सकते हैं। जैसे कि इफ़ यू वर टू मूव योर चेयर अ बिट, अगर तुम थोड़ी सी चेयर अपनी और खिसका लो तो वी कुड ऑल सिट डाउन, तो हम लोग सभी लोग आराम से बैठ सकते हैं। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी इस स्ट्रक्चर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि अगर तुम थोड़ी सी चेयर अपनी और खिसका लो तो हम सभी लोग आराम से बैठ सकते हैं। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में भी इस स्ट्रक्चर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज़ नॉट नॉर्मली यूज्ड विद वर्ब्स लाइक बी, नो, विच रेफर टू कंटिन्यूइंग सिचुएशन। जो कंटिन्यूस सिचुएशन को इंडिकेट करते हैं बी और नो वर्ब्स, उनके साथ में हम इन सेंटेंसेस को प्रेफर नहीं करते हैं। जैसे कि इफ़ आई न्यू हर नेम, अगर मुझे उसका नाम पता होता तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे इफ़ आई वर टू नो हर नेम, ऐसे सेंटेंस को हम नहीं लिखेंगे। हम ऐसे लिखेंगे अगर मुझे उसका नाम पता होता तो मैं तुम्हें उसका नाम बता देता, हम इसको ऐसे लिखेंगे। इफ़ इट वॉज या वर नॉट फॉर, इसका कैसे यूज़ करते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज़ यूज टू से दैट वन इवेंट और सिचुएशन चेंजेस एवरीथिंग, कि कोई इवेंट या सिचुएशन है जो हर चीज़ को बदल देती है। जैसे कि इफ़ इट वॉज नॉट या वर नॉट फॉर हिज वाइफ्स मनी ही वुड नेवर बी ए डायरेक्टर। सेंटेंस क्या कहना चाहता है कि इफ़ इट वॉज नॉट या वर नॉट फॉर हिज वाइफ्स मनी, अगर उसकी वाइफ से उसको रुपए ना मिलते, अगर उसकी वाइफ उसको रुपए से सहायता नहीं करती तो ही वुड नेवर बी ए डायरेक्टर, तो वो डायरेक्टर कभी भी नहीं बन पाता। मतलब बिना उसकी पत्नी की धन की सहायता से वह कभी भी डायरेक्टर नहीं बन पाता। मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन, मतलब कि पैसे मिलने की वजह से उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है वो बदल गई, डायरेक्टर बनने की वजह से उसकी ज़िंदगी बदल गई। इफ़ इट वॉज नॉट या फिर वर नॉट फॉर अ चाइल्ड वी कुड गो स्काइंग नेक्स्ट वीक। इफ़ इट वॉज नॉट या वर नॉट फॉर द चाइल्ड, अगर उसके बच्चे ना होते तो, यानी कि बिना अपने बच्चों के वह
अपने नेक्स्ट वीक जो है वो स्काई के लिए जा सकता था, लेकिन बच्चे हैं उनकी वजह से वो स्काई पे नहीं जा पाया, तो बिना बच्चों के वह स्काई पर जा सकता था। टू टॉक अबाउट द पास्ट वी यूज़ इफ़ इट हैड नॉट बीन फॉर। जब हम पास्ट के बारे में बात करते हैं तो हम इफ़ इट हैड नॉट बीन फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे कि इफ़ इट हैड नॉट बीन फॉर योर हेल्प आई डू नॉट नो वॉट आई वुड हैव डन। अगर तुम्हारी मुझे मदद ना मिलती तो मुझे मालूम नहीं है कि मैं क्या करता, तो मेरे साथ में क्या होता या फिर मैं क्या कर पाता। अगर मुझे तुम्हारी मदद नहीं मिलती तो मुझे मालूम नहीं है कि मैं क्या कर पाता। तो ये पास्ट की सिचुएशन के बारे में बातचीत हो रही है यहाँ पर। इसी सेंस में हम लोग बट फॉर का भी यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है इफ़ इट वर नॉट फॉर या फिर इफ़ इट हैड नॉट बीन फॉर, अगर ऐसा ना हुआ होता तो। जैसे कि बट फॉर योर हेल्प, अगर तुम्हारी सहायता ना मिली होती तो आई डोंट नो वॉट आई वुड हैव डन। अगर तुम्हारी सहायता ना मिली होती तो मुझे अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं क्या कर पाता। यानी कि सहायता मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। अब बात करते हैं कि इफ़ को हम लोग कब रिमूव करते हैं। इफ़ इज़ समटाइम्स लेफ्ट आउट एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस इन अ कॉन्वर्सेशनल स्टाइल। बोलचाल में हम लोग जो है कभी कभी इफ़ को छोड़ देते हैं, ख़ास तौर पर व्हेन द स्पीकर इज़ मेकिंग कंडीशंस और थ्रेट्स, जब स्पीकर कंडीशंस या थ्रेट्स को शो करता है। जैसे कि यू वॉन्ट टू गेट इन, आप अंदर जाना चाहते हो। यू पे लाइक एवरीबडी एल्स, तो तुम्हें हर एक इंसान की तरह पे करना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस में यहाँ पर इफ़ को हटा दिया गया है। इफ़ यू वांट टू गेट इन, अगर तुम अंदर जाना चाहते हो तो तुम्हें हर इंसान की तरह पे करना पड़ेगा। तो बोलचाल में यहाँ पर इफ़ गायब कर दिया गया है, लेकिन यहाँ से इफ़ आपको लगाना पड़ेगा अगर आप परफेक्टली रिटन फॉर्म में इसको लिखना चाहते हो तो। यू टच मी अगेन आई विल किक यू योर टीथ इन, अगर तुमने मुझे दोबारा छुआ ना तो मैं तुम्हारे मुंह पर मुक्का मारूंगा, मतलब तुम्हारे दांत हिला दूंगा। तो यहाँ पर इफ़ छुपा हुआ यहाँ पर है। अब फिर से देखते हैं इफ़ कैसे छुपा हुआ होता है, कैसे छोड़ते हैं उसको है। इन फॉर्मल और लिटरेरी स्टाइल, फॉर्मल स्टाइल या लिटरेरी स्टाइल में इफ़ कैन बी ड्रॉप्ड एंड एन ऑक्सिलरी वर्ब पुट बिफोर द सब्जेक्ट। इफ़ को हटा देते हैं और हेल्प वर्ब सब्जेक्ट के पहले लगा देते हैं इफ़ की जगह पर। और ये कब होता है, जब हम वहाँ पर वर का यूज़ कर देते हैं, हैड का यूज़ कर देते हैं या फिर शुड का यूज़ कर देते हैं इफ़ की जगह पर। जैसे कि वर शी माई डॉटर, अगर वो मेरी पुत्री होती तो। सेंटेंस रियल में क्या था, इफ़ सी वर माई डॉटर, तो हमने क्या किया, इस वर को उठा करके इफ़ की जगह लगाया और इफ़ को रिमूव कर दिया है। इन्वर्जन का यूज़ किया गया है, बल्कि इन्वर्जन भी ना बोलें इसको, वहाँ पर इन्वर्जन तो काफ़ी लोग उसको बोलते हैं। बेसिकली यहाँ पर इफ़ को ओमिट करके वर्क का यूज़ किया गया है। हैड आई रियलाइज व्हाट यू इंटेंडेड, अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पर क्या किया गया है, इफ़ आई हैड रियलाइज्ड, इस हैड को उठा करके इफ़ की जगह रखा गया है और इफ़ को रिमूव कर दिया गया है इस सेंटेंस में। शुड यू चेंज योर माइंड, तो यहाँ पर क्या सेंटेंस था, इफ़ यू शुड चेंज योर माइंड, तो यहाँ से इफ़ को उठा करके शुड को उठा करके इफ़ की जगह रखा गया है और इफ़ को ओमिट कर दिया गया है। नेगेटिव्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्टेड, नेगेटिव सेंटेंसेस कॉन्ट्रैक्टेड नहीं की जाते हैं। कैसे, हैड वी नॉट मिस्ड द प्लान वी वुड ऑल हैव बीन किल्ड इन द क्रैश। अगर हम लोगों ने एरोप्लेन को मिस ना किया होता तो हम सभी लोग एरोप्लेन क्रैश में मर चुके होते। तो आप इस सेंटेंस को हैडंट इस तरह से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, यहाँ पर ये समझाया जा रहा है।
लीविंग आउट वर्ड्स आफ्टर इफ़ के बाद कुछ शब्दों को छोड़ना, कैसे छोड़ा जाता है वो देख लेते हैं। वी समटाइम्स लीव आउट सब्जेक्ट प्लस बी आफ्टर इफ़। कब छोड़ते हैं हम लोग? नोट द कॉमन फिक्स्ड एक्सप्रेशन इफ़ नेसेसरी, इफ़ एनी, इफ़ एनीथिंग, इफ़ एवर, इफ़ इन डाउट। कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जो अपने आप में पूरा का पूरा मीनिंग सही से कन्वे करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग सब्जेक्ट और बी फॉर्म को ओमिट कर देते हैं और इफ़ और उस शब्द को डायरेक्ट लिख देते हैं। जैसे कि आई विल वर्क लेट नाइट इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं लेट नाइट तक काम करूँगा। तो इफ़ नेसेसरी का पूरा मीनिंग क्या निकल रहा है? इफ़ इट इज़ नेसेसरी, इफ़ इट इज़ नेसेसरी आई विल वर्क लेट एट नाइट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हटाया, ऑक्सिलरी वर्ब हटाई और इफ़ और नेसेसरी को उठा करके रख दिया है। तो जब ऐसे सेंटेंस हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं या एडिटोरियल में या न्यूज़पेपर में देखने को मिलते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंटेंस कैसे बन गया है। तो एक्चुअली सेंटेंस ही इसी तरह से बनाए जाते हैं। देयर इज़ लिटिल इफ़ एनी गुड एविडेंस फॉर फ्लाइंग सॉसेस। तो देखिए यहाँ पर इफ़ एनी का यूज़ कर दिया गया है, तो ये पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया गया है। आई एम नॉट एंग्री इफ़ एनीथिंग आई फील अ लिटिल सरप्राइज्ड। मैं गुस्सा नहीं हूँ और जो भी कुछ अगर मुझे महसूस हो रहा है तो मुझे आई फील अ लिटिल सरप्राइज, मैं थोड़ा बहुत सरप्राइज्ड हूँ। मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ, मैं थोड़ा बहुत सरप्राइज हूँ, जो कुछ भी हूँ सरप्राइज हूँ। ही सेल्डम इफ़ एवर, इसके साथ में ये जुड़ा हुआ होता है ट्रेवल्स एब्रॉड। वो ज़्यादातर जो है वो कभी कभार ज़्यादातर जो एब्रॉड में ट्रैवल करता है, मतलब विदेश में यात्राएं करता है। इफ़ इन डाउट, अगर कोई संदेह हो, आस्क फॉर हेल्प, तो हेल्प के लिए आप पूछ सकते हो। अभी एक्चुअली सेंटेंस क्या था? इफ़ यू आर इन डाउट, अगर आपको कोई संदेह हो तो इस सेंटेंस को शॉर्ट करके कुछ इस तरह से लिखा गया है। इफ़ अबाउट टू गो ऑन अ लॉन्ग जर्नी, अगर लॉन्ग जर्नी पर जाने की बात की जाए, ट्राई टू हैव अ गुड नाइट स्लीप, तो उसमें अच्छी नींद, रात की नींद होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि लंबी जर्नी में अगर नींद आप नहीं लोगे तो आपको परेशानियाँ होंगी। अब बात करते हैं इफ़ सो के बारे में और इफ़ नॉट के बारे में। आफ्टर इफ़ वी कैन यूज सो एंड नॉट इंस्टीड ऑफ रिपीटिंग अ होल क्लॉज, मतलब पूरी क्लॉज को रिपीट करने की जगह पर हम सो या नॉट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आर यू फ्री इफ़ सो, क्या तुम फ्री हो? इफ़ सो, अगर तुम फ्री हो तो। इफ़ यू आर फ्री, इस इफ़ सो का मतलब क्या हुआ? इफ़ यू आर फ्री, पूरे सेंटेंस को इसने रिप्लेस कर दिया है। लेट्स गो आउट फॉर अ मील, आर यू फ्री, क्या तुम फ्री हो? अगर हो तो चलो आप बाहर चल कर के खाना खाते हैं। तो इफ़ सो का मतलब यहाँ पर निकलता है इफ़ यू आर फ्री। आई माइट सी यू टमोरो, मैं कल शायद तुम्हें कल मिल सकता हूँ। इफ़ नॉट, अगर नहीं मिल पाता हूँ तो। देन इट विल बी सैटरडे, तो शनिवार को मिलूँगा। तो यहाँ पर इफ़ नॉट का मतलब क्या निकला? इफ़ आई डोंट सी यू टमोरो, अगर मैं कल तुम्हें नहीं मिल पाता हूँ तो। ध्यान दीजिए अगले वाले सेंटेंस को ही ये एक्सप्रेस करता है, यहाँ पर भी अगले सेंटेंस को ही एक्सप्रेस कर रहा है। तो ध्यान दीजिए ऐसे सेंटेंस जब हमें एग्ज़ाम में या न्यूज़पेपर मिलते हैं तो बड़ा मन कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर में इस सेंटेंस का मतलब क्या निकला। इफ़ सो, इफ़ नॉट, ये कैसे लिख दिया गया है? तो इनका मतलब ऐसा ही निकलता है। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा नेगेटिव के बारे में। एन एक्स्ट्रा नॉट इज समटाइम्स पुट इनटू इफ़ क्लॉज आफ्टर एक्सप्रेशन सजेस्टिंग डाउट और अनसर्टेनिटी। तो जो हमारी इफ़ क्लॉजेस होती हैं उनमें जो डाउट अनसर्टेनिटी शो किया जाता है तो उसमें एक्स्ट्रा जो नॉट होता है वो हम लोग डाल सकते हैं। जैसे कि आई वंडर इफ़ वी शुड नॉट आस्क द डॉक्टर टू लुक एट एमिली, एमिली की जगह हम लोग जैसे कि सीता ले सकते हैं, ठीक है, इंडियन नेम ले लेते हैं।
अब आप इस सेंटेंस में जो नोट निकला है इसका मतलब समझना। आई वंडर, मैं सोच रहा हूँ कि इफ़ वी शुड नॉट आस्क द डॉक्टर टू लुक एट सीता, कि क्या हमें डॉक्टर से ये नहीं कहना चाहिए कि सीता को देख लिया जाए। तो बेसिकली इसका मतलब ये निकल रहा है कि बेसिकली हमें ये सोचना चाहिए कि सीता को डॉक्टर दिखाना चाहिए, बल्कि ये ना सोचना चाहिए कि सीता को ना दिखवाना चाहिए। तो इम्प्लाइड मीनिंग क्या निकल रहा है कि आई वंडर इफ़ वी शुड आस्क, मतलब हमें डॉक्टर से ये कहना चाहिए कि डॉक्टर सीता को देख लें। तो जो नोट लगा हुआ है बेसिकली वो ये कह रहा है कि सीता को डॉक्टर ना देखे, हमें ये नहीं कहना चाहिए, बल्कि हमें सीता को डॉक्टर सीता को देख ले, हमें इस पर जोर देना चाहिए। तो कभी कभी जो एक्स्ट्रा नोट लिखा होता है वो डाउट या अनसर्टेनिटी को शो करता है, कि मन में डाउट रहता है कि सीता को डॉक्टर दिखाएं या ना दिखाएं, लेकिन एक्चुअली वो डाउट जो है वो दिखवाने के सेंस में होता है। वो इम्प्लाइड मीनिंग जो है वो अफर्मेटिव ही निकलता है वहाँ पर। एक और देखिए, आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड, मुझे आश्चर्य नहीं होगा इफ़ सी डिडंट गेट मैरिड सून, अगर वो जल्दी शादी ना करे तो मुझे इस बात की कोई आश्चर्य नहीं होगा। मतलब इसका क्या निकला, इफ़ सी गॉट मैरिड सून, अगर वो जल्दी शादी कर लेती तो मुझे इस बात की कोई आश्चर्य नहीं होगा। आई वुडेंट बी सरप्राइज्ड, मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा इफ़ सी डिडंट गेट मैरिड सून, अगर जल्दी शादी नहीं करती है तो बेसिकली यहाँ पर जो अगर वो नहीं शादी करती है तो कहने का मतलब यहाँ पर नेगेटिव निकल रहा है, लेकिन इम्प्लाइड मीनिंग क्या निकल रहा है यहाँ पर, वो जल्दी शादी कर लेती है। तो कभी कभी जो एक्स्ट्रा नोट होता है वो वहाँ पर डाउट को शो करता है कि हो सकता है कि वो जल्दी शादी भी कर सकती है। तो ऐसे सेंटेंसेस में जो एक्स्ट्रा नोट होता है वो पॉजिटिव का सेंस ही दे रहा होता है। अब बात करते हैं इफ़ के साथ में देन का यूज़ कैसे करते हैं। वी समटाइम्स कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस विद इफ़ एंड देन टू एम्फसाइज दैट वन थिंग डिपेंड्स ऑन अनदर। जब इफ़ के साथ हम देन का यूज़ करते हैं तो उसमें ये चीज़ हम शो करते हैं कि एक चीज़ दूसरी चीज़ पर निर्भर है, उस पर डिपेंड है। जैसे कि इफ़ सी कांट कम टू अस, अगर वो हमारे पास नहीं आती तो देन वी विल हैव टू गो एंड सी हर, तो हम लोग को उसके पास जाना होगा, उसको देखना होगा। अब मैं आपको समझा देता हूँ। इफ़ के साथ में दूसरा कंजंक्शन देन कभी नहीं आता है, केवल कॉमा आता है। ये केवल और केवल स्पोकन इंग्लिश में करेक्ट माना जा सकता है, रिटन फॉर्म में इसको सही नहीं माना जाता। आप केवल और केवल कॉमा सही मानना है यहाँ पर, ठीक है। इफ़ का मीनिंग इवन इफ़ कब निकलता है, भले ही कब इसका अर्थ निकलता है। वी कैन यूज़ इफ़ टू मीन इवन इफ़, जैसे कि आई विल फिनिश दिस जॉब, मैं इस जॉब को फिनिश कर दूंगा, इफ़ इट टेक्स ऑल नाइट, मैं इस जॉब को फिनिश कर दूंगा भले ही इस काम को करने में पूरी रात निकल जाए। तो इस इफ़ का अर्थ जो है भले ही, इवन इफ़ इसका अर्थ निकल रहा है, आप निकाल कर देख लीजिए। तो इफ़ का मतलब जो है इवन इफ़ भी होता है। आई वुड नॉट मैरी यू इवन इफ़ यू वर द लास्ट मैन इन द वर्ल्ड, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी भले ही इस दुनिया के तुम आखिरी आदमी क्यों ना हो। तो इसमें जो इफ़ जो है वो इवन इफ़ भले ही का अर्थ निकाल रहा है। अब बात करते हैं एडमिटिंग फैक्ट्स विद इफ़ का यूज़ कैसे करते हैं। एन इफ़ क्लॉज कैन बी यूज टू एडमिट अ फैक्ट व्हेन गिविंग अ रीज़न फॉर इट। कोई फैक्ट जो है उसको एडमिट किया जाता है, उसमें एडमिट किया हुआ शो करता है, उसमें कोई फैक्ट को हम लोग एडमिट करते हैं और उसमें कोई रीज़न को हम लोग दिखाते हैं। कैसे, इफ़ आई एम अ बिट स्लीपी, अगर मुझे कुछ नींद सी आ रही होती है, इट्स बिकॉज आई वॉज अप ऑल नाइट, अगर मैं कुछ सोया हुआ सा महसूस होता हूँ तो इसका केवल एक ही कारण होता है कि मैं पूरी रात भर जगा हुआ होता हूँ। हाँ, तो इसमें इस बात को एडमिट किया जा रहा है कि अगर मुझे नींद सी आ रही होती है, अगर मैं कुछ सोया हुआ होता हूँ तो मैं मानता हूँ कि मैं सोया हुआ होता हूँ, तो उसका कारण केवल एक ही है और रीज़न यहाँ पर दिया जा रहा है कि मैं पूरी रात जागा हुआ होता हूँ। इफ़ का मीनिंग क्या होता है, एक और मीनिंग होता है
आई एम सेइंग दिस इन केस, मैं ये कह रहा हूँ अगर ऐसा कुछ होता है तो, जैसे कि इफ़ क्लॉजेस आर क्वाइट ऑफन यूज टू एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ ए रिमार्क। जो इफ़ क्लॉजेस होती हैं वो कोई पर्पस को एक्सप्लेन करने के लिए भी यूज़ की जाती हैं। टू सजेस्ट, जिसमें सजेस्ट किया जाता है आई एम सेइंग दिस इन केस, मैं इस बात को कहता हूँ अगर कुछ ऐसा होता है तो। जैसे कि देयर इज़ सम स्टेक इन द फ्रिज इफ़ यू आर हंग्री। बेसिकली स्टिक जो है वो उसको कबाब बोलते हैं, जो मांस के टुकड़े होते हैं उसके जो कबाब बने होते हैं उनको स्टिक बोलते हैं। तो देयर इज़ सम स्टिक इन द फ्रिज, फ्रिज में कुछ स्टिक हैं। इफ़ यू आर हंग्री, अगर तुम्हें भूख लगे तो, अगर तुम्हें भूख महसूस हो तो जाकर के फ्रिज में कुछ कबाब रखे, तुम उनको जाकर के ले सकते हो। तो आई एम सेइंग दिस इन केस, मैं ये बात इसलिए तुमसे कह रहा हूँ, मतलब अगर तुम्हें भूख लगे तो उस केस में तुम ये काम कर सकते हो। इफ़ यू वॉन्ट टू गो होम, अगर तुम घर जाना चाहते हो। राधा हैज़ गॉट योर कार कीज, अगर तुम घर जाना चाहते हो तो राधा जो है वो तुम्हारी कार की चाबियाँ जो है वो ले गई है, उसके पास, राधा के पास तुम्हारी कार की चाबियाँ हैं अगर तुम घर जाना चाहते हो तो इफ़ का मतलब मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मतलब ये बात एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ये बात मैं बताना चाहता हूँ, अगर तुम घर जाना चाहते हो तो कार की जो चाबियाँ हैं वो राधा के पास हैं। इफ़ का मीनिंग ऑल्दो भी होता है, यद्यपि भी होता है। इन अ फॉर्मल स्टाइल इफ़ कैन बी यूज्ड विद अ सिमिलर मीनिंग टू ऑल्दो, ऑल्दो की मीनिंग में भी हम लोग इफ़ का यूज़ करते हैं। दिस इज़ कॉमन इन द स्ट्रक्चर इफ़ प्लस एडजेक्टिव विद नो वर्ब। कब यूज़ होता है, कब इसका सेंस निकलता है, जब हम इफ़ के साथ में कोई एडजेक्टिव यूज़ करते हैं जिसमें कोई वर्ब यूज़ हम लोग ना करें तब। इफ़ इज़ नॉट एज डेफिनेट एज ऑल्दो, it can suggest that what is being talked about is a matter of opinion, not very important। इसमें हम किसी ओपिनियन को शो करते हैं, ना कि किसी इम्पोर्टेंट चीज़ को। जैसे कि his style if simple is pleasant to read, his style if simple, उसकी स्टाइल भले ही सिंपल हो, इज़ प्लीजेंट टू रीड, फिर भी पढ़ने में काफ़ी प्लीजेंट है। तो यहाँ पर जो इफ़ का सेंस है, देखो सिंपल है तो प्लीजेंट कैसे हो सकता है, तो यहाँ पर जो इफ़ जो है वो ऑल्दो का सेंस दे रहा है कि हिज स्टाइल इफ़ प्लीजेंट, हिज स्टाइल ऑल्दो सिंपल, हिज स्टाइल ऑल्दो सिंपल इज़ प्लीजेंट टू रीड। अब आपको आसानी समझ में आ रहा होगा कि उसकी स्टाइल भले ही सिंपल हो लेकिन पढ़ने में काफ़ी दिलचस्प है। द प्रॉफिट्स इफ़ अ लिटिल लोअर देन लास्ट ईयर्स, प्रॉफिट्स भले ही पिछले साल से कम हो। आर स्टिल एक्सट्रीमली हेल्दी, फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, भले ही पिछले साल से कम हो। तो यहाँ पर ऑल्दो का सेंस आ रहा है। द सेम काइंड ऑफ आइडिया कैन बी एक्सप्रेस्ड विद मे और बट, जैसे कि हिज आइडिया मे बी सिंपल बट हिज स्टाइल मे बी सिंपल बट इट इज़ प्लीजेंट टू रीड। जो ये वाला सेंटेंस था, हिज स्टाइल इफ़ सिंपल इज़ प्लीजेंट टू रीड, इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। हिज स्टाइल मे बी सिंपल, उसकी स्टाइल भले ही सिंपल हो बट इट इज़ प्लीजेंट टू रीड, लेकिन फिर भी वह पढ़ने में प्लीजेंट है। कुछ और एक्सप्रेशंस देते हैं जो कि इफ़ की जगह पर यूज़ होते हैं, जैसे कि आपके इमेजिन दैट है, सपोज़ के साथ में दैट यूज़ नहीं होता है, सपोज़ केवल यूज़ होगा। सपोजिंग है ना, जो कि किसी चीज़ के होने की घटना के लिए शायद के सेंस में आता है कि मान के चलो प्रोवाइड दैट है, प्रोवाइडिंग दैट है, प्रोवाइड दैट है, सो लॉन्ग एज या एज लॉन्ग एज है,
ऑन कंडीशन दैट है। ऐसे कंजंक्शंस हम लोग इफ़ की जगह यूज़ कर सकते हैं अलग अलग सेंस में। इमेजिन वी कुड ऑल फ्लाई, वुडंट दैट बी फन। सोचो क्या काश अगर हम लोग उड़ सकें तो कितना ही मज़े वाली चीज़ होगी। तो इफ़ की जगह हम लोगों ने यूज़ किया है इमेजिन। सपोजिंग यू हैड मिस द ट्रेन। मान के चलो अगर तुम ट्रेन मिस कर देते हो तो वॉट वुड यू हैव डन, तो तुम क्या करोगे। तो यहाँ पर इफ़ की जगह सपोजिंग का यूज़ किया गया है। यू कैन बोरो माई बाइक प्रोवाइडिंग या प्रोवाइडेड यू ब्रिंग इट बैक। तुम मेरी बाइक तभी उधार ले सकते हो जब तुम मुझे वापस करने के लिए बोलो, या जब तुम मुझे वापस करोगे तभी मैं तुम्हें अपनी बाइक तभी मैं तुम्हें उधार दूंगा। तो इफ़ की जगह प्रोवाइडिंग या फिर प्रोवाइडेड का यूज़ किया गया है। आई विल गिव यू द डे ऑफ। मैं तुम्हें एक दिन की छुट्टी दूंगा। ऑन कंडीशन दैट, इस कंडीशन पे यू वर्क ऑन सैटरडे मॉर्निंग, कि तुम सैटरडे मॉर्निंग को काम करोगे। तो ध्यान दीजिए इन सभी सेंटेंसेस में हमने इफ़ की जगह पर अलग अलग कंडीशंस का यूज़ किया है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग हमेशा इफ़ का ही यूज़ करेंगे, हम लोग अलग अलग कंडीशंस का यूज़ कर सकते हैं। यू आर वेलकम टू स्टे विद अस। अगर तुम हमारे साथ में रहना चाहते हो तो आपका स्वागत है। एज लॉन्ग एज यू शेयर द एक्सपेंसेस। जितना चाहें आप उतना आप शेयर एक्सपेंसेस कर सकते हो और आप हमारे साथ में ठहर सकते हो। तो यहाँ पर एज लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज का यूज़ हमने किया है। अब बात करते हैं अनलेस के बारे में। अनलेस हैज़ अ सिमिलर मीनिंग इफ़ नॉट। यदि ऐसा नहीं होता है तो एक्सेप्ट इफ़ के सेंस में जो है हम लोग अनलेस का यूज़ करते हैं। इसके अंदर इफ़ नॉट छुपा हुआ होता है। कम टुमारो अनलेस आई फोन। इसका मतलब क्या हुआ, इफ़ आई डू नॉट फोन या फिर एक्सेप्ट इफ़ आई फोन। इफ़ आई डू नॉट फोन, अगर मैं तुम्हें फ़ोन नहीं करता हूँ यानी कम टुमारो। अनलेस आई फोन यू, इफ़ आई डू नॉट फोन यू, कल कम टुमारो इफ़ आई डू नॉट फोन यू, कल आ जाना अगर मैं तुम्हें फ़ोन नहीं करता हूँ तो। ठीक है। आई विल टेक द जॉब अनलेस द पे इज़ टू लो। मैं जॉब को ले लूँगा, मैं जॉब एक्सेप्ट कर लूँगा अगर पे लो नहीं होती है तो। ठीक है। आई विल बी बैक टुमारो, मैं कल तक वापस आ जाऊँगा। अनलेस देयर इज़ ए प्लेन स्ट्राइक, अगर एरोप्लेन की स्ट्राइक नहीं होती है तो मैं कल तक वापस आ जाऊँगा। लेट्स हैव डिनर आउट, चलो बाहर डिनर करते हैं अगर तुम बहुत ज़्यादा थके हुए नहीं हो तो। आई एम गोइंग टू डिग द गार्डन दिस आफ्टरनून, इस आफ्टरनून में इस दोपहर में मैं गार्डन में गड्ढा करने वाला हूँ अगर वर्षा नहीं होती है तो। तो ध्यान दीजिए इन सभी सेंटेंसेस में हमने इफ़ नॉट की जगह पर अनलेस का यूज़ किया है। तो हम लोग चाहें तो इफ़ नॉट की जगह पर अनलेस का यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अनलेस का यूज़ कहाँ कहाँ नहीं कर सकते हैं। अनलेस का मतलब होता है एक्सेप्ट इफ़, इस चीज़ को छोड़कर के। इट इज़ नॉट यूज्ड विद अदर मीनिंग ऑफ इफ़ नॉट। जैसे कि ओके सो वी विल मीट दिस इवनिंग एट 7। ठीक है, आज शाम को हम लोग 7 बजे मिलेंगे। अनलेस माई ट्रेन इज़ लेट, अगर मेरी ट्रेन लेट नहीं होती है तो। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेप्ट इफ़ माई ट्रेन इज़ लेट, अगर मेरी ट्रेन लेट होती है तो। अगर मेरी ट्रेन लेट होती है तो आज शाम को 7 बजे मिलते हैं। अब इस सेंटेंस में अनलेस का यूज़ कहाँ पर कैसे क्या हो रहा है। अनलेस का यहाँ पर इस सेंटेंस में मतलब क्या निकल रहा है, एक्सेप्ट इफ़, अगर ऐसा होता है तो। सिवाय इस चीज़ को छोड़ कर के, अगर मेरी ट्रेन लेट होती है तो इस चीज़ को छोड़ कर के मैं तुमसे शाम को 7 बजे मिलता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे इफ़ नॉट के मीनिंग छोड़ करके दूसरे मीनिंग यहाँ पर कन्वे हो रहा है। इफ़ माई ट्रेन इज़ नॉट लेट आई विल बी द फर्स्ट टाइम दिस वीक।
अगर मेरी ट्रेन लेट नहीं होती है तो मैं पहली बार यानी कि सप्ताह में पहली बार यहाँ पर उपस्थित हो जाऊँगा, मतलब मैं पहली बार यहाँ पर हो जाऊँगा इस सप्ताह में। आई विल ड्राइव ओवर एंड सी यू, मैं ड्राइव करूँगा और तुमसे मिलूँगा। अनलेस द कार ब्रेक्स डाउन, अगर कार ब्रेक डाउन होती है, मतलब अनलेस, अगर, एक्सेप्ट इफ़, क्या निकला इसका अर्थ, एक्सेप्ट इफ़ द कार ब्रेक्स डाउन, अगर कार ब्रेक्स डाउन। तो बेसिकली ये वाला जो पार्ट है वो ये समझाना चाहता है कि जब तक कार चलेगी तब तक मैं उसको चलाऊंगा और तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। तो इफ़ की जगह पर यहाँ पर अनलेस का यूज़ किया गया है। आई विल बी सरप्राइज्ड इफ़ द कार डज नॉट ब्रेक्स डाउन सून, मुझे आश्चर्य होगा कि अगर कार जो है जल्दी ख़राब नहीं होती है तो। अब बात करते हैं इन केस और इफ़ में क्या डिफरेंस है और इनका यूज़ कैसे करते हैं। प्रिकॉशंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में इन केस का यूज़ जो है इज़ मोस्टली यूज टू टॉक अबाउट प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस के सेंस में हम लोग यूज़ करते हैं। थिंग्स विच वी डू इन ऑर्डर टू बी रेडी फॉर पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशन, फ्यूचर सिचुएशंस के लिए हम लोग जो है इन केस का यूज़ करते हैं। मतलब फ्यूचर में अगर कोई चीज़ ऐसी होती है तो उस सेंस में हम लोग जो है इन केस का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई ऑलवेज टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, मैं हमेशा अपने साथ में अम्ब्रेला रखता हूँ अगर बारिश होती तो। इन केस का यूज़ क्यों किया गया है, इसका मतलब क्या निकल रहा है, बिकॉज इट माइट रेन, वर्षा हो सकती है, इसीलिए मैं अपने साथ में एक अम्ब्रेला रखता हूँ। तो इन केस जो है वो फ्यूचर की सिचुएशन को इंडिकेट कर रहा है कि वर्षा हो सकती है, इसी वजह से मैं अपने साथ में अम्ब्रेला हमेशा रखता हूँ। टू टॉक अबाउट फ्यूचर, जब हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, वी यूज़ ए प्रेजेंट टेंस आफ्टर इन केस, तो हम इन केस के साथ में प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करने के लिए। जैसे कि आई हैव बॉट ए चिकन इन केस योर मदर स्टेज टू लंच, मैंने चिकन ख़रीदा है अगर तुम्हारी माँ लंच के लिए रुकती हैं तो अब यहाँ पर क्या सेंस निकल रहा है, रुकेंगी तुम्हारी माँ, ये तो क्लियर है, लेकिन फ्यूचर का सेंस दे रहा है। तो फ्यूचर के सेंस देने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया है जो कि फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं इन केस और हैपन टू के बारे में। वी कैन यूज़ द एक्सप्रेशन हैपन टू आफ्टर इन केस, इन केस के बाद जब हम हैपन टू का यूज़ करते हैं टू एम्फेसाइज द मीनिंग बाई चांस, शायद यानी कि बाई चांस के सेंस में हम लोग जो है हैपन टू का यूज़ जो है इन केस के बाद करते हैं कि शायद ऐसा हो जाए, बाई चांस ऐसा हो जाए। आई हैव बॉट ए चिकन इन केस योर मदर हैपन्स टू स्टे टू लंच, मैंने चिकन इसलिए बॉट किया है कि मान के चलो बाई चांस तुम्हारी माँ लंच के लिए रुक गई तो इसलिए मैं चिकन को बाई कर लिया है। वी टुक आर स्विमिंग थिंग्स इन केस वी हैपन टू फाइंड ए पूल, हमने स्विमिंग से संबंधित चीज़ें इसलिए खरीद ली हैं कि बाई चांस अगर हमें कोई पूल मिल गया तो तैरने के लिए काम में तो आ जाएंगे ना। तो हैपन टू का मतलब बाई चांस। शुड कैन बी यूज्ड इन द सेम वे इन ब्रिटिश इंग्लिश बट दिस इज़ नो लॉन्गर वेरी कॉमन, हम जो है शुड का यूज़ कर सकते हैं हैपन टू की जगह पर, लेकिन अब इसका यूज़ हमें देखने को कम मिलता है। जैसे कि यहाँ पर जो है हम यहाँ पर शुड का यूज़ कर सकते हैं हैपन टू की जगह पर, लेकिन यूज़ ही कम देखने को मिलता है तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं, हालांकि अब इसका यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं इन केस और इफ़ के बारे में एक बार फिर से। इन ब्रिटिश इंग्लिश इन केस एंड इफ़ आर नॉर्मली यूज्ड इन क्वाइट डिफरेंट वेज, दोनों का यूज़ जो है वो अलग अलग सेंस में यूज़ किया जाता है। डू ए इन केस बी हैपन्स, मान के चलिए कि ए काम हम इसलिए करते हैं शायद बी अगर होता है इसलिए तो, जैसे कि मीन्स डू ए फर्स्ट बिकॉज बी माइट हैपन लेटर, मतलब
हम कोई एक काम इसलिए कर रहे हैं कि हो सकता है कि बी काम हो जाए, बी के होने की पॉसिबिलिटी होने की वजह से हम एक काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ए काम को करते हैं। ठीक है, डू ए इफ़ बी हैपन्स, यानी कि कोई ए काम हम इसलिए कर रहे हैं ताकि बी के होने की पॉसिबिलिटी ऑलरेडी है, वहाँ पर हमें ऐसी चीज़ महसूस हो रही है। अब इस चीज़ को हम एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स बाई ए बॉटल ऑफ वाइन इन केस राम कम्स। चलो एक वाइन की बोतल खरीद लेते हैं, अगर राम आता है तो। इसका मतलब क्या हुआ कि राम के आने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए वाइन की बोतल खरीद लेते हैं। तो लेट्स बाई सम वाइन बिकॉज राम माइट कम लेटर। चलो वाइन की बोतल खरीद लेते हैं क्योंकि राम के आने की पॉसिबिलिटी है, इस वजह से। तो ये पॉसिबिलिटी है, इस वजह से ये काम करना ज़रूरी हो गया है। लेट्स बाई अ बॉटल ऑफ वाइन इफ़ राम कम्स। अब इसमें क्या है, इसमें कंडीशन आ गई है कि हम, अब इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि वी विल वेट एंड सी, हम लोग वेट करेंगे और देखेंगे। इफ़ राम कम्स, अगर राम आता है, देन वी विल बाई द वाइन, इफ़ ही डज नॉट वी वॉन्ट। अब इफ़ अगर लगाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, अगर राम आएगा तो खरीद लेंगे, नहीं आएगा तो नहीं खरीदेंगे। और इन केस का मतलब क्या हुआ कि हमें खरीदना पड़ेगा, भले ही वो बाद में आए या ना आए। इसका मतलब ये निकलता है। तो इफ़ और इन केस में ये डिफरेंस होता है। आई एम टेकिंग एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स। तो हमें बादल दिखाई दे रहे हैं कि वर्षा हो सकती, इसलिए मैंने अम्ब्रेला अपने साथ में रख लिया है। आई विल ओपन एन द अम्ब्रेला इफ़ इट रेन्स। मैं अपना अम्ब्रेला तभी खोलूँगा जब बरसात होगी। तो बरसात होने की कोई संभावना है ही नहीं, इसलिए अम्ब्रेला खुलेगा नहीं। अम्ब्रेला खुलेगा तभी जब बरसात होगी। तो इफ़ क्यों लगाया, क्योंकि बरसात हो ही नहीं रही है। और इनकेस इसलिए लगाया क्योंकि बादल मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो बरसात होने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैंने वहाँ पर इनकेस लगाया है। पीपल एंश्योर देयर हाउसेस इन केस दे कैच फायर। ठीक है, तो लोग अपने घर में जो है, अपने घर को इंश्योर करके रखते हैं, उनको सुरक्षित करके रखते हैं ताकि कल को आग वगैरह लग जाए तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो सबको पता है कि प्रिकॉशन पहले लेना ज़रूरी होता है ताकि कल को कोई बुरी परिस्थिति ना आ जाए। तो इसलिए यहाँ पर इनकेस लगाया गया है। आप यहाँ पर इफ़ का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बुरी घटना कभी हो सकती, सबको मालूम होता है। तो आप ऐसा नहीं करो कि बुरी घटना हो गई उसके बाद ही प्रिकॉशन लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं एक और सेंटेंस। पीपल टेलीफोन द फायर ब्रिगेड इफ़ देयर हाउसेस कैच फायर। तो इस सेंटेंस में देखिए कि लोग जो हैं फायर ब्रिगेड को फ़ोन तब करेंगे जब घर में आग लग जाएगी। तो ये कंडीशन हो गई है, जब आग लगेगी तभी तो कॉल करें, नहीं तो पहले से कॉल करके क्यों बैठेंगे कि हाँ हमारे घर में अगर आग लगती है तो हमको कॉल करेंगे, आप आ जाना, और नहीं लगती तो हम नहीं करेंगे। हम कुछ ऐसा काम करने वाले हैं कि जिससे घर में आग लग सकती है, इसलिए जो है आप तैयार रहना। ऐसा तो कुछ है नहीं, इसलिए यहाँ पर इफ़ ठीक है। अब आगे देखिए, इन अमेरिकन इंग्लिश इन केस इज ऑफन यूज्ड इन अ सिमिलर वे टू इफ़। जैसे कि इन केस यू आर फ्री दिस इवनिंग गिव मी ए कॉल। अगर तुम आज शाम को फ्री होते हो तो मुझे एक कॉल कर लेना। हालांकि ये चीज़ें हमें कम देखने को मिलती हैं। इसमें कंडीशन की बात हो रही है, अगर तुम फ्री होते तो कॉल कर लेना और फ्री नहीं होते तो कॉल मत करना। तो इन केस का यहाँ पर यूज़ हमें कम समझ में आता है, यहाँ पर इफ़ का सेंस हमें ज़्यादा सही से समझ में आता है। तो ऐसे सेंटेंस में, कंडीशन वाले सेंटेंस में हमें इफ़ का यूज़ करना पड़ता है। अब बात करते हैं इन केस के बारे में। द प्रेपोजिशनल फ्रेज इन केस ऑफ जो है वो एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, हैज़ अ वाइडर मीनिंग देन द कंजंक्शन इन केस। जो इन केस है उससे ज़्यादा इन केस ऑफ का मतलब निकलता है, क्योंकि प्रेपोजिशनल फ्रेज है। एंड कैन बी यूज्ड इन सिमिलर सिचुएशंस टू इफ़। जैसे इफ़ का यूज़ होता है, सेम उसी पैटर्न पर इन केस ऑफ का यूज़ किया जाता है, अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश दोनों में। जैसे कि इन केस ऑफ फायर ब्रेक ग्लास।
इफ़ देयर इज़ अ फायर, अगर आग लग जाती है तो। अब देखिए इन केस ऑफ एक प्रीपोजिशन है तो ये फ्रेज को फॉलो करेगा, ना कि सेंटेंस पूरा लेगा। अगर आग लगती है तो ग्लास तोड़ दें। तो ऐसे ही सेंटेंसेस हमें बस और जो आपके एरोप्लेन हैं या फिर आपका ट्रेन है, तो में ऐसे में सेंटेंस देखने को मिलते हैं। इन केस ऑफ फायर ब्रेक ग्लास। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। काफ़ी लंबा लेक्चर था और एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा और बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। उम्मीद करता हूँ कि हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि आपको चीज़ समझ में आ रही हैं, चीज़ें समझ में आई अच्छी तरीके से और आप मुझे सपोर्ट अगर करना चाहते हो, तो आप दिए गए इस UPI ID पर मुझे किसी भी ऐप से, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, भीम ऐप, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, कोई भी ऐप जो भी आप यूज़ कर रहे हो, उस ऐप से इस दिए गए UPI ID पर मुझे आप पे कर सकते हो, या आप दिए गए इस QR कोड को स्कैन करके भी मुझे पे कर सकते हो। बेसिकली होता क्या है कि लेक्चर बनाने के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, कंटेंट तैयार करना पड़ता है, टाइपिंग करवानी पड़ती है, सोचना पड़ता है क्या कैसे पढ़ाना है, कौन सा सेंटेंस कहाँ पर होना चाहिए, कैसा सेंटेंस होना चाहिए, कैसी मिस्टेक होनी चाहिए, उसको कैसे करेक्ट करना चाहिए। तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत कुछ बनाना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारा कंटेंट तैयार करना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप पे करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे थोड़ा रिलैक्स मिले और थोड़ा सा कंटेंट बनाने में मुझे आसानी रहे। तो अगर आप मुझे पे करना चाहते हो तो ज़रूर ही इस दिए गए UPI ID मुझे पे कर सकते हो। जो इच्छा हो वो आप मुझे पे कर सकते हो। अगर आप रेने मार्टिन का बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो उपहार क्लासेस बाय सुमित सर नाम से प्ले स्टोर से आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे डेमो वर्जन भी आपको मिल जाएंगे, डेमो वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। आप जाकर के उस बैच को मात्र 499 में ज्वाइन कर सकते हो और आप सब कुछ वहाँ पे आपको ग्रामर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ समझ आई है और मिलते हैं किसी अब नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।